आज हम एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां मैदान जंग डिजिटल है, हथियार कोड हैं और दांव पर लाखों डॉलर लगे हैं। ये ई स्पोर्ट्स की दुनिया है। जी, ई स्पोर्ट्स। और इसको गहराई से समझने के लिए हमारे पास स्पोर्टे ई स्पोर्ट्स एजुकेशन एकेडमी का एक बहुत तफसीली कोर्स है। और मकसद ये समझना है कि गेमिंग की ये अरबों डॉलर की इंडस्ट्री साइबर हमलों का इतना बड़ा हदफ क्यों है। और इस डिजिटल मैदान जंग में खिलाड़ियों और खेलों को कैसे बचाया जाता है। और ये कोई छोटा मैदान जंग नहीं है। जब हम अरबों डॉलर कहते हैं तो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की टोटल वैल्यू आज 4.3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। 4.3 बिलियन। जी, और कुछ टूर्नामेंट्स जैसे डॉटा 2 का दी इंटरनेशनल, उसकी इनामी रकम 40 मिलियन डॉलर तक जाती है। 40 मिलियन डॉलर, ये तो मतलब वर्ल्ड कप की इनामी रकम को टक्कर दे रही है। जाहिर है जहां इतना पैसा होगा वहां मुजरिम भी पहुंचेंगे। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये तो सिर्फ वीडियो गेम्स है ना, इन पर मालियाती खिदमात मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज से भी ज्यादा हमले क्यों होते हैं? यही तो सबसे हैरानकुन बात है। इसमें ऐसा क्या है जो हैकर्स को इतना खींचता है? एक रिपोर्ट के मुताबिक गेमिंग इंडस्ट्री अब दुनिया भर में डीडोस हमलों का सबसे बड़ा हदफ है। सबसे बड़ा? हाँ, तकरीबन 37% हमले सिर्फ इसी पर होते हैं। और इसकी वजह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि 3 चीजें हैं। कीमती डिजिटल असासे, बहुत बड़ी तादाद में सार्फिन और उन सार्फिन की यूं कहें नफ्सियात। अच्छा, चलें इसको थोड़ा खोलते हैं। कीमती डिजिटल असासों से क्या मुराद है? आप CS2 की स्किन्स को ही देख लें। कुछ नायाब स्किन्स की कीमत 1 लाख डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। 1 लाख डॉलर एक डिजिटल आइटम की? जी, ये एक डिजिटल आइटम है जिसकी कीमत एक लग्जरी गाड़ी जितनी है। फिर लाखों अकाउंट्स हैं जिनमें क्रेडिट कार्ड की मालूमात, जाती डेटा और सैकड़ों डॉलर के गेम्स होते हैं। जैसे स्टीम पर तो करोड़ों सार्फिन हैं। बिल्कुल, सिर्फ स्टीम पर 120 मिलियन से ज्यादा माहाना एक्टिव यूजर्स हैं। ये हैकर्स के लिए सोने की कान है। और तीसरी बात? तीसरी बात ये कि अक्सर खिलाड़ी नौजवान होते हैं। वो शायद बेहतरीन पासवर्ड रखने या फिशिंग ईमेल्स को पहचानने के बारे में इतनी एहतियात नहीं बरतते। यानी ये एक ऐसा खजाना है जिसके बहुत से दरवाजों पर चौकीदार भी कमजोर हैं, है ना? बिल्कुल। और इस माहौल में कई तरह के आप कह लें विलन सामने आते हैं। कुछ तो आम चीटर्स हैं जो सिर्फ गेम जीतना चाहते हैं। ठीक है। कुछ अकाउंट चोर हैं जो सालाना 12 मिलियन से ज्यादा अकाउंट्स चोरी करके उनके आइटम्स ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। 12 मिलियन? जी, कुछ डीडोस हमलावर हैं जो टूर्नामेंट्स खराब करते हैं। और सबसे खतरनाक है मुनज़्ज़िम जराइम पेशा ग्रोह, जो मैच फिक्सिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस इंडस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर साइबर सिक्योरिटी एक जंग है, तो इस जंग में हमलावर का मकसद क्या होता है? वो किस चीज को तोड़ना चाहता है? साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में हर हमले का मकसद 3 में से एक चीज को तोड़ना होता है। इसे हम CIA ट्रायड कहते हैं। CIA ट्रायड? जी, या तो वो आपके राज चुराना चाहते हैं, यानी राजदारी, कॉन्फिडेंशियलिटी पर हमला, या वो खेल के उसूल या नतीजे को बदलना चाहते हैं, यानी सालिमियत, इंटेग्रिटी पर हमला। और तीसरा? या फिर वो चाहते हैं कि खेल हो ही ना सके, यानी दस्तयाबी, अवेलेबिलिटी पर हमला। ये तो बहुत आसान हो गया। मतलब रायट गेम्स के सोर्स कोड का लीक होना राजदारी पर हमला था। बिल्कुल। मैच फिक्सिंग सालिमियत पर हमला है। और टूर्नामेंट के दौरान सर्वर का बंद हो जाना दस्तयाबी पर हमला है। एग्जैक्टली। और जब हमलावर हर तरफ से आ रहे हों, तो आपका दिफा सिर्फ एक दीवार से तो नहीं हो सकता, आपको एक किला बनाना पड़ता है। और इसी को टेक्निकल जबान में डिफेंस इन डेप्थ कहते हैं। ठीक? जी, ये एक किला ही है जिसकी कई दीवारें हैं। अगर हैकर पहली दीवार यानी फायरवॉल को तोड़ भी ले, तो आगे उसे एक और रुकावट मिले। बिल्कुल, आगे उसे एक और सिक्योरिटी सिस्टम का सामना करना पड़े। अगर वो भी नाकाम हो जाए तो तीसरा उसे रोक ले। मकसद ये है कि हमले को इतना मुश्किल और महंगा बना दिया जाए कि हमलावर हिम्मत हार जाए। तो चलें इस किले की पहली और सबसे अहम दीवार से शुरू करते हैं, हमारा जाती अकाउंट। ये वो जगह है जहां हर खिलाड़ी का वास्ता बराहे रास्त इस जंग से पड़ता है। सही। और इस जाती किले का सबसे अहम पहरेदार है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी MFA। अच्छा, मतलब
लॉगिन के लिए सिर्फ पासवर्ड नहीं बल्कि एक दूसरी तस्दीक भी चाहिए। जी, ये आपके अकाउंट की चाबी पर एक इजाफी डिजिटल ताला है। लेकिन आजकल तो हर ऐप MFA का ऑप्शन देती है। SMS कोड्स हैं, ईमेल्स हैं, फिर कुछ ऑथेंटिकेटर ऐप्स। क्या ये सब बराबर हैं? नहीं, ये बिल्कुल बराबर नहीं है। इनकी एक वाज़ेह दर्जाबंदी है। अच्छा। सबसे कमजोर SMS कोड्स हैं, क्योंकि हैकर्स सिम स्वाइपिंग नामी तकनीक इस्तेमाल करके आपके फोन नंबर का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। और आपके कोड्स उन तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। उससे बेहतर पुश नोटिफिकेशंस हैं, जैसे स्टीम गार्ड। उससे भी बेहतर ऑथेंटिकेटर ऐप्स हैं, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर, क्योंकि वो आपके फोन नंबर से मुंसलिक नहीं होती। और सबसे महफूज क्या है? सबसे महफूज गोल्ड स्टैंडर्ड हार्डवेयर कीज हैं, जैसे यूबी की। ये एक फिजिकल USB डिवाइस है जो आपके पास होना जरूरी है। इसे हैक करना तकरीबन नामुमकिन है। और पासवर्ड्स? मुझे याद है पहले कहते थे कि इसमें एक बड़ा हर्फ, एक छोटा, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। क्या अभी वही उसूल है? वो उसूल अब पुराना हो चुका है। आजकल के कंप्यूटर्स इतने तेज हैं कि वो छोटे और पेचीदा पासवर्ड सेकंडों में तोड़ सकते हैं। तो अब क्या अहम है? अब सबसे अहम चीज लंबाई है। कम से कम 16 हरूफ। और पेचीदा अल्फाज याद रखने के बजाय पास फ्रेज इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर और आसान है। पास फ्रेज? जैसे वो मशहूर मिसाल है करेक्ट हॉर्स बैटरी स्टेपल वाली। जी बिल्कुल। 4 बेतरतीब अल्फाज जिनका आपस में कोई ताल्लुक ना हो। ये याद रखना आसान है और तोड़ना बेहद मुश्किल। और सबसे जरूरी बात जो हर कोई कहता है, हर अकाउंट के लिए एक मुनफरिद पासवर्ड। हाँ। हालांकि ये सबसे मुश्किल काम लगता है। और ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि हैकर्स अक्सर बहुत सुस्त होते हैं। अच्छा। वो एक जगह से चोरी किए हुए लाखों यूजर नेम और पासवर्ड्स का डेटाबेस खरीदते हैं। मान लें किसी शॉपिंग वेबसाइट से लीक हुआ और फिर उसी लिस्ट को हर दूसरी जगह आजमा कर देखते हैं। आपके स्टीव अकाउंट पर, आपके एपिक अकाउंट पर, हर जगह। इसे क्रेडेंशियल स्टफिंग कहते हैं ना? जी, वो उम्मीद करते हैं कि आप भी उनकी तरह सुस्त होंगे और हर जगह एक ही पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे। यानी वो एक ही चाबी से शहर के हर ताले को खोलने की कोशिश करते हैं। और उससे बचने के लिए प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं? वो भी कई चालाकियां इस्तेमाल करते हैं। एक है रेट लिमिटिंग, यानी अगर एक ही जगह से बार बार गलत पासवर्ड की कोशिश हो तो उसे थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा कैप्चा है, वो टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें दिखाकर ये यकीनी बनाते हैं कि कोशिश करने वाला इंसान है, कोई रोबोट नहीं। और तीसरा? तीसरा, अगर आपके अकाउंट में अचानक किसी दूसरे मुल्क से लॉगिन की कोशिश हो तो वो उसे मशकूक समझकर आपको फौरन इत्तला देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई खिलाड़ी के किले की हिफाजत। अब बात करते हैं खुद खेल के मैदान की। चीटिंग या धोखाधड़ी तो ई स्पोर्ट्स की रूह को ही खत्म कर देती है। बिल्कुल। जब आपको पता चले कि सामने वाला एम बॉट इस्तेमाल कर रहा है जो खुद ही हेडशॉट मारता है या वॉल हैक से दीवारों के आर पार देख रहा है, तो सारा मजा ही करकरा हो जाता है। जी, और इस धोखे को पकड़ने के लिए एंटी चीट सिस्टम्स भी किसी जासूस की तरह काम करते हैं। उनके पास कई तरीके हैं। एक तरीका सिग्नेचर की बुनियाद पर शिनाख्त है। ये एंटीवायरस की तरह? बिल्कुल, ये एंटीवायरस की तरह कंप्यूटर में जाने पहचाने चीटिंग प्रोग्राम्स की फाइल्स को स्कैन करता है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल नया चीट प्रोग्राम हो जिसका सिग्नेचर मालूम ना हो? कि नहीं, AI ऐसे पैटर्न्स को पकड़ लेता है। अच्छा, और कोई तरीका? तीसरा तरीका मेमोरी स्कैनिंग है, जिसमें एंटी चीट सिस्टम गेम की मेमोरी में किसी भी गैर कानूनी तब्दीली को ढूंढता है। एक मिनट, यहीं पर तो वो कर्नल लेवल एंटी चीट वाली बहस शुरू होती है ना, जैसे वैलोरेंट का वैनगार्ड या PUBG का बैटल आई। जी बिल्कुल वही। आप कह रहे हैं कि गेम खेलने के लिए मुझे एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर भरोसा करना पड़ेगा जो मेरे कंप्यूटर की हर चीज, हर फाइल, हर प्रोसेस को देख सकता है। ये तो प्राइवेसी का बहुत बड़ा सौदा है। यही तो असल बहस है। एक तरफ खेल की सालमियत है और दूसरी तरफ सारिफ की प्राइवेसी। क्या ये वाकई जरूरी है? ये सिस्टम इसलिए इतने गहरे लेवल पर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल पर काम करते हैं क्योंकि जदीद चीट्स भी वहीं छुपकर काम करते हैं। आम एंटी चीट उन्हें देख ही नहीं पाता। तो ये बहुत मौसर है, लेकिन इसकी कीमत आपकी प्राइवेसी है। ये एक समझौता है जो गेमिंग कम्युनिटी को करना पड़ रहा है। जी। और खतरा सिर्फ तकनीकी धोखाधड़ी का नहीं है, इससे भी गहरा मसला तो मैच फिक्सिंग का है। जी, ये एक ऐसा जुर्म है जो अक्सर नजर नहीं आता। इसके लिए ESIC यानी ई स्पोर्ट्स इंटेग्रिटी कमीशन जैसी तंजीमें बनाई गई हैं।
ये क्या करती हैं? ये लोग बेटिंग वेबसाइट्स पर गैर मामूली पैटर्न्स पर नजर रखते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक छोटी टीम के जीतने पर अचानक बहुत ज्यादा पैसा लग जाए तो ये एक रेड फ्लैग होता है। फिर वो तहकीकात करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे ज़राए में इसकी एक हकीकी मिसाल भी थी, जी डेटॉक्स CS2 टीम की, है ना? बिल्कुल। उनकी तहकीकात में ये बात सामने आई कि खिलाड़ी मुनज़्ज़म जराइम पेशा ग्रोहों के साथ मिलकर जानबूझकर मैच हार रहे थे ताकि बेटिंग मार्केट से पैसा बनाया जा सके। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मुलव्वस खिलाड़ियों पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई। ये एक वाज़ेह पैगाम था कि इस इंडस्ट्री में ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे बड़े स्टेज पर। लाखों डॉलर के टूर्नामेंट्स, यहाँ तो पूरा इवेंट ही दांव पर लगा होता है। यहाँ सबसे बड़ा और सबसे तबाहकुन हथियार है DDoS, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस हमला। इसे आसान अल्फाज में कैसे समझेंगे? यूं समझें कि आप एक दुकान के मालिक हैं। कुछ हमला आवर दुकान के बाहर इतनी भीड़ लगा देते हैं कि असली ग्राहक अंदर ही नहीं आ सकते। ये है वॉल्यूमेट्रिक हमला, जो आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ को खत्म कर देता है। अच्छा। कुछ दूसरे हमला आवर आपके हर मुलाजिम को लंबे लंबे फजूल सवालों में उलझा देते हैं ताकि वो काम ही ना कर सकें। यह है प्रोटोकॉल हमला। ठीक है। और तीसरी किस्म के हमला आवर सीधा आपके कैश रजिस्टर को ही जाम कर देते हैं। ये है एप्लीकेशन हमला, जो खुद गेम सर्वर की एप्लीकेशन को क्रैश कर देता है। नतीजा एक ही है, आपका काम ठप। और गेमिंग में तो मिलीसेकंड की ताखीर भी नाकाबिले कबूल है। तो इस भीड़ से, इस शोर से अपने सर्वर को कैसे बचाया जाता है? इसके लिए अब बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जैसे क्लाउडफ्लेयर और आकामाई। उनके पास पूरी दुनिया में फैले हुए बहुत बड़े, बहुत ताकतवर नेटवर्क्स हैं। तो वो करते क्या है? जब टूर्नामेंट के सर्वर पर हमला होता है तो वो सारी ट्रैफिक को अपने नेटवर्क की तरफ मोड़ देते हैं। उनका सिस्टम एक बहुत ही ज़हीन बाउंसर की तरह काम करता है। अच्छा। वो लाखों लोगों की भीड़ में से असली मेहमानों यानी जायज़ खिलाड़ियों को पहचान कर अंदर आने देता है और बाकी हमला आवरों की ट्रैफिक को बाहर ही रोक लेता है। और जब सारे खिलाड़ी एक ही जगह, एक ही लैन इवेंट में खेल रहे हो, तब नेटवर्क को कैसे महफूज बनाया जाता है? वहाँ एक बहुत ही सख्त उसूल अपनाया जाता है, जिसे ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर कहते हैं। उसूल बहुत सादा है, कभी भरोसा न करो, हमेशा तस्दीक करो। मतलब? उससे आप एक हाई सिक्योरिटी इमारत समझ लें। मुकाबला करने वाले तमाम PCs को एक मुकम्मल तौर पर अलग थलग आइसोलेटेड नेटवर्क पर रखा जाता है। इस नेटवर्क का इवेंट के पब्लिक वाईफाई या इंतजामिया के नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं होता। हर कनेक्शन की जांच पड़ताल होती है। जी, किसी को भी अंधाधुंध भरोसा करके नेटवर्क तक रसाई नहीं दी जाती। इन तमाम तकनीकी बातों से हटकर कानून और नताइज का पहलू भी बहुत अहम है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल शायद एपिक गेम्स यानी फोर्टनाइट बनाने वालों का केस है। वो $520 मिलियन का जुर्माना। जी, ये रकम इतनी बड़ी है कि यकीन नहीं आता। जी, और ये तारीखी जुर्माना 2 अलग-अलग वजूहात की बिना पर था। $275 मिलियन इसलिए कि उन्होंने बच्चों के डेटा को उनके वालिदैन की इजाज़त के बगैर जमा किया, जो कि अमेरिका के कॉपा कानून की संगीन खिलाफ वर्जी थी। और बाकी $245 मिलियन वो डार्क पैटर्न्स इस्तेमाल करने पर थे। ये एक बहुत दिलचस्प तस्वुर है। डार्क पैटर्न्स? ये ऐसे गुमराहकुन इंटरफेस डिज़ाइन को कहते हैं जो सारिफिन को चालाकी से वो काम करने पर मजबूर करते हैं जो वो करना नहीं चाहते। जैसे आइटम खरीदने का बटन बहुत बड़ा और वाज़ेह हो, लेकिन कैंसिल करने का ऑप्शन इतना छोटा और छुपा हुआ हो कि नजर ही ना आए। ये तो सीधा सीधा धोखा है। ये एक बहुत अहम सवाल उठाता है कि गेमिंग कंपनियों की अपने सारिफिन, खास तौर पर बच्चों के डेटा के हवाले से क्या जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, और GDPR जैसे यूरोपीय कवानीन ने इसमें बहुत बड़ी तब्दीली लाई है। अब सारिफिन को ये हक हासिल है कि वो कंपनियों से अपना सारा डेटा मांग सकें, उसे डिलीट करवा सकें और ये जान सकें कि उनका डेटा कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जी, कंपनियां अब सारिफिन के डेटा को अपनी जाती जागीर नहीं समझ सकती। लेकिन मान लें कि इन तमाम किलों, दीवारों और कानूनों के बावजूद कोई हमलावर अंदर आ ही जाता है, इसके बाद क्या होता है? इसे इंसिडेंट रिस्पॉन्स कहते हैं।
और यहाँ एक और चौंका देने वाला आदादोशुमार है। गेमिंग इंडस्ट्री में किसी सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी यानी ब्रीच का पता लगाने में औसतन 197 दिन लगते हैं। 197 दिन? ये तो तकरीबन 6.5 महीने बनते हैं। जी। मतलब एक हैकर आपके सिस्टम के अंदर 6 महीने तक मौजूद रह सकता है, आपका डेटा चोरी करता रहे और आपको कानो कान खबर ना हो। यही इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए निस्ट जैसे फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं जो कंपनियों को बताते हैं कि हमले के लिए तैयारी कैसे करनी है, उसे पकड़ना कैसे है, रोकना कैसे है और फिर उससे बहाल कैसे होना है। इसमें सबसे अहम क्या है? सबसे अहम चीज हमले से पहले की तैयारी और लॉगिंग है, यानी अपने सिस्टम में होने वाली हर सरगर्मी का रिकॉर्ड रखना। क्योंकि अगर आपने रिकॉर्ड ही नहीं रखा तो आप कभी भी ये मालूम नहीं कर पाएंगे कि हमलावर किस दरवाजे से आया था, उसने अंदर आकर क्या किया और क्या-क्या चोरी किया। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या रहा है? मेरे लिए तो यह है कि ई स्पोर्ट्स अब सिर्फ तफरी नहीं रहा। ये एक बहुत ही पेचीदा डिजिटल इकोसिस्टम है, जहां एक खिलाड़ी के पासवर्ड से लेकर एक आलमी टूर्नामेंट की साख तक हर चीज दांव पे लगी हुई है। ये एक ऐसी पोशीदा जंग है जो हर लम्हा हमारी स्क्रीनों के पीछे लड़ी जा रही है। और उसके गुमनाम सिपाही साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन हैं। यहाँ एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़कर जाती हूँ। हमने कर्नल लेवल एंटी चीट और प्राइवेसी के समझौते पर बात की। मुस्तकबिल में ये हथियारों की दौड़ कहाँ जाएगी? जैसे जैसे चीटिंग के तरीके मजीद जदीद होंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम की मजीद गहराई में छुपकर काम करेंगे, क्या खिलाड़ियों को मुनसिफाना खेल को यकीनी बनाने के लिए अपनी प्राइवेसी और अपने सिस्टम के कंट्रोल से मजीद दस्तबरदार होना पड़ेगा? तो फिर पीसी गेमिंग के मुस्तकबिल का क्या मतलब होगा? मतलब ये होगा कि खेल में दाखिले की कीमत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आपके कंप्यूटर की रूह तक रसाई रखने वाले एक कर्नल लेवल निगरान पर मुकम्मल और अंधा एतमाद करना हो।